नेक्स्ट लिखेंगे कैश बैलेंस इक्वेशन। कैश बैलेंस इक्वेशन और कैम्ब्रिज इक्वेशन और कैम्ब्रिज इक्वेशन। नगद शेष समीकरण और कैम्ब्रिज समीकरण। लिखेंगे मैनी इकोनॉमिस्ट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। मैनी इकोनॉमिस्ट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी comma in England like Marshall, Pigou, Robertson, Keynes, etc. have propounded cash balance equation of QTM, quantity theory of money. According to cash balance equation, value of money is determined by the demand for and supply of money. At any particular time, at any particular point of time, supply of money remains constant. Hence, changes in demand for money have more influence on the determination of value of money or price level. लिखेंगे नगद शेष समीकरण का प्रतिपादन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री मार्शल पीगू रॉबर्टसन ने किया। इस समीकरण के अनुसार मुद्रा का मूल्य मुद्रा की पूर्ति एवं मुद्रा की मांग द्वारा निर्धारित होता है। समय के एक निश्चित बिंदु पर मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है। इसलिए मुद्रा की मांग में होने वाले परिवर्तन का मूल्य स्तर पर अधिक प्रभाव पड़ता है।
पड़ता है। इसी के अंदर एक लाइन और लिखेंगे, दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड डिमांड थ्योरी ऑफ मनी। दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड डिमांड थ्योरी ऑफ मनी। इस सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी, सिद्धांत की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी, सिद्धांत की अवधारणा। फर्स्ट लिखेंगे सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति। लिखेंगे सप्लाई ऑफ मनी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई ऑफ मनी एट ए पर्टिकुलर point of time consists of all the notes, coins, all the notes, coins with public and the demand deposits and the demand deposits। लिखेंगे मुद्रा की पूर्ति एक निश्चित समय बिंदु पर, मुद्रा की पूर्ति एक निश्चित समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध नोटों सिक्कों तथा बैंकों में मांग जमा का योग है। मांग जमा का योग है। फिर लिखेंगे डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू according to this theory, demand for money refers to people's desire for holding cash balance people like to keep money in cash from mainly for two purposes लिखेंगे इस समीकरण के अनुसार मुद्रा की मांग को नगद शेष के रूप में रखने के लिए की जाती है। नगद शेष के रूप में रखने के लिए की जाती है। लोग मुद्रा को दो उद्देश्य के लिए अपने पास नगद रूप में रखते हैं। फर्स्ट लिखेंगे ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन उद्देश्य। सेकंड लिखेंगे प्रिकॉशनरी मोटिव, सतर्कता उद्देश्य। लास्ट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन people will desire to hold large part of their income
large part of their income in the form of cash, in the form of cash, and so will have less demand, so will have less demand for goods and services. Good and services. It means demand for money or cash balance. It means demand for money and cash balance is inversely related, is inversely related to price level, to price level. लिखेंगे इस समीकरण के अनुसार यदि मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है तो, मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है तो मुद्रा की मांग या नगद कोषों में वृद्धि, मुद्रा की मांग या नगद कोषों में वृद्धि होने से कीमत कम होगी, कीमत कम होगी, क्योंकि लोग अपनी आय का, क्योंकि लोग अपनी आय का अधिक भाग मुद्रा के रूप में रखना चाहेंगे, रखना चाहेंगे तथा वस्तुओं सेवाओं को, तथा वस्तुओं सेवाओं को कम खरीदेंगे। अर्थात मुद्रा की मांग या नगद कोषों, या नगद कोषों तथा कीमत स्तर में विपरीत संबंध होता है, तथा कीमत स्तर में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध होता है। तो ये इससे पहले जो अपन ने फिशर की जो कॉन्सेप्ट किया था, तो वहां पर ये कहता था सप्लाई साइड थ्योरी थी। यहां पर क्या बोलते हैं, ये जो थ्योरी है डिमांड साइड थ्योरी है। ये कहते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मनी सप्लाई जो है कांस्टेंट होती है और मनी डिमांड के अंदर जो वेरिएशन होते हैं वो क्या बोलते हैं, प्राइस लेवल को डिसाइड करते हैं। और इन्होंने कहा कि जो जो मनी डिमांड है, लोग बाग अपने पास क्या बोलते हैं, दो मोटिव्स होते हैं उसके अंदर। एक तो अपने पास होता है क्या, ट्रांजेक्शन मोटिव, और दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। ट्रांजेक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए क्या बोलते हैं, वो अपने पास कैश को होल्ड करके रखते हैं। तो वैल्यू ऑफ मनी या प्राइस लेवल जो है वही डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी के से इंटरेक्शन से ही होता है। लेकिन यहां पर जो ये चीजें बात करते हैं कि यहाँ डिमांड साइड थ्योरी है, इसलिए इसको डिमांड साइड थ्योरी भी बोलते हैं। अब लिखेंगे हेडिंग इसके अंदर अजम्पशंस, मान्यताएं, अजम्पशंस मान्यताएं। लिखेंगे फर्स्ट के कांस्टेंट, के कांस्टेंट, it means that part of money income, that part of money income which people desire to hold, which people desire to hold in cash is constant, in cash is constant। लिखेंगे के स्थिर है, अर्थात आय का वह भाग जो जनता अपने पास नगद रूप में रखती है,
सेकंड लिखेंगे मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा संचय का मुद्रा संचय का माध्यम है। थर्ड लिखेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट एंड परफेक्ट कंपटीशन अजम्पशंस आर एग्जिस्ट। पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता लागू होती है। प्रतियोगिता की मान्यता लागू होती है। इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। सॉरी, इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ एक मिनट, इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ it is a concept of stock. It is a concept of stock. यह स्टॉक की अवधारणा है। नेक्स्ट लिखेंगे इट इग्नोर द वेलोसिटी ऑफ मनी। इट इग्नोर द वेलोसिटी ऑफ मनी। यह मुद्रा के वेग को की अवहेलना करता है। ये इसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो लोग कैश अपने पास रखते हैं वो एक कांस्टेंट होता है। अच्छा, एक और लिखेंगे इन दिस थ्योरी goods and services are final or consumption goods. Goods and services are final और कंजम्पशन गुड्स। यहां वस्तुएं सेवाएं अंतिम या उपभोग वस्तुएं होती हैं। यानी यहां इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये इन्होंने चीजें ली हुई हैं। इन्होंने यहां मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जगह मीडियम ऑफ या वैल्यू ऑफ स्टोर वैल्यू की बात करी, यानी इसको यहाँ लोग बाग अपने पास कैश होल्ड करके रखते हैं। दूसरा जो जो कैश का जो पार्ट है के, उसको यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलें। वहां पर क्या बोलते हैं, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ली हुई है जिसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल वगैरह सब लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेके चलते हैं। और फुल एम्प्लॉयमेंट और क्या बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन का अजम्पशन यहाँ पे भी यूज में आता है। अब लिखेंगे कैश बैलेंस इक्वेशन, नगद बकाया या नगद शेष समीकरण। सबसे पहले लिखेंगे मार्शल्स इक्वेशन। फर्स्ट है मार्शल्स इक्वेशन, मार्शल का समीकरण। लिखेंगे m इज इक्वल टू के वाई, वेयर y इज इक्वल टू p इंटू o। सो m इज इक्वल टू के पी ओ, देन p इज इक्वल टू m अपॉन के ओ, m अपॉन के ओ, वेयर m के ओ के ओ पी वाई, वेयर m इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा, k इज इक्वल टू पार्ट ऑफ मनी इनकम, पार्ट ऑफ मनी इनकम which people desire to hold,
पार्ट ऑफ मनी इनकम विच पीपल डिजायर टू होल्ड इन कैश। आय का वह भाग जो जनता अपने पास नगद रूप में रखती है। आय का वह भाग जो जनता अपने पास नगद रूप में रखती है। फिर है ओ। ओ यहां पर है क्या? आउटपुट और टोटल प्रोडक्शन, उत्पादन या कुल उत्पादन, उत्पाद या कुल उत्पादन। फिर है पी है प्राइस लेवल, कीमत स्तर, कीमत स्तर। फिर है वाई है मनी इनकम, मौद्रिक आय। लास्ट में लिखेंगे 10। 10 के एंड ओ आर कांस्टेंट। 10 के एंड ओ आर कांस्टेंट एंड direct relationship between direct relationship between quantity of money and price level, quantity of money and price level। लिखेंगे यहां के व ओ के स्थिर रहने पर, के व ओ के स्थिर रहने पर मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। सेकंड लिखेंगे पीगू इक्वेशन, पीगूज इक्वेशन। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पीगू, P is equal to M upon KR। According to Pigou, P is equal to M upon KR। लिखेंगे इसके बाद Pigou modified his equation, Pigou modified his equation wherein some portion of K, wherein some portion of K is kept as, is kept as legal tender, legal tender, and some portion of, and some portion as bank deposit, बैंक डिपॉजिट। लिखेंगे इसके अंदर पीगू ने अपने समीकरण को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया कि के का कुछ भाग, के का कुछ भाग विधिग्राह्य मुद्रा, विधिग्राह्य लीगल टेंडर, विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में और कुछ भाग बैंक जमा के रूप में रखा जाता है। तो न्यू इक्वेशन इज के आर सी प्लस एच 1 माइनस सी। एम और के तो वही चीज है, वेयर आर सी 1 माइनस सी एंड एच आर सी 1 माइनस सी एंड एच। आर इज इक्वल टू टोटल रियल इनकम, कुल वास्तविक आय। आर इज इक्वल टू टोटल रियल इनकम। सी, सी कैश विद द पीपल, कैश विद द पीपल।
जनता के पास नगद मुद्रा। 1 - C बैंक डिपॉजिट्स, बैंक जमा। और H है कैश रिजर्व रेशो, CRR, नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात। फिर लिखेंगे सो KRC and H are constant, then direct relationship between M and P, K, R, C व H के स्थिर रहने पर, M व P में सीधा संबंध पाया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट रॉबर्टसन इक्वेशन। Robertson equation. According to him, M is equal to KTP. M is equal to KTP. It means P is equal to M upon KT, where T is equal to quantity of goods and services purchased during 1 year, लिखेंगे वस्तुओं सेवाओं की वह मात्रा जो एक वर्ष में खरीदी जाती हैं। फिर लिखेंगे केन्स इक्वेशन। यह है N इज इक्वल टू PK आप जानते ही हैं। सो P इज इक्वल टू N अपॉन K। फिर लिखेंगे प्रोफेसर केन्स इज आल्सो मॉडिफाई हिज इक्वेशन। and include बैंक डिपॉजिट्स। केन्स ने भी अपने समीकरण को संशोधित करते हुए बैंक जमाओं को सम्मिलित किया। where N is equal to क्वांटिटी ऑफ करेंसी की मात्रा, K डैश इज इक्वल टू बैंक डिपॉजिट, बैंक जमा,
R इज इक्वल टू कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात। सो K R and K dash are constant and direct relationship between N and P, N and P। तो ऐसे इन्होंने क्या किया कि ये इक्वेशंस और ये चीजें बात की। दोनों थ्योरीज, चाहे वो ट्रांजैक्शन अप्रोच हो चाहे कैश बैलेंस हो, दोनों के अंदर इन्होंने ये एज्यूम तो किया है कि क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। फिशर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर है, और प्लस इन्होंने बात की है क्या, कैश बैलेंस, इन्होंने बात किया क्या बोलते हैं फ्लो की, इधर इन्होंने बात की है स्टॉक की, वहां मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात की है, यहाँ पर स्टोर ऑफ वैल्यू की बात की, और वहां डिमांड सप्लाई साइड थ्योरी है, यहाँ डिमांड साइड थ्योरी है। कॉन्सेप्ट वही है लेकिन थोड़ा सा अलग हटके इन्होंने दिया है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बाहर निकल करके नहीं, केन्स ने अपना खुद का सिद्धांत दिया, तो उसको अपन नेक्स्ट उसके अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसके अंदर करेंगे क्रिटिसिज्म, आलोचना। क्रिटिसिज्म, आलोचना। सबसे पहले लिखेंगे अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, अवास्तविक मान्यता। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे के कांस्टेंट, के स्थिर। दूसरा लिखेंगे परफेक्ट कंपटीशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण प्रतियोगिता एवं पूर्ण रोजगार। तीसरा लिखेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संग्रह, मूल्य का संग्रह। फिर ये तो हमने बताया अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। सेकंड लिखेंगे इग्नोर्स स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। सेकंड लिखेंगे इग्नोर्स स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की सट्टा मांग की अवहेलना, मुद्रा की सट्टा मांग की अवहेलना। फिर लिखेंगे इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यह ब्याज की दर के प्रभाव की अवहेलना करता है। नेक्स्ट लिखेंगे इट इग्नोर द इन्फ्लुएंस ऑफ रियल फैक्टर, इट इग्नोर द इन्फ्लुएंस of real factor like saving investment income, like saving investment and income, यह वास्तविक तत्वों की अवहेलना करता है, वास्तविक तत्वों की अवहेलना करता है, जैसे बचत, निवेश एवं आय। नेक्स्ट लिखेंगे फेल टू एक्सप्लेन ट्रेड साइकिल, फेल टू एक्सप्लेन ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असमर्थ। फिर लिखेंगे स्टैटिक थ्योरी, स्थैतिक सिद्धांत, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, समय का एक बिंदु। फिर लिखेंगे स्टैटिक थ्योरी, चलिए आता है वो। फिर लिखेंगे, यानी इसके अंदर अभी हमने आपको बताया कि जो रियलिस्टिक अजम्पशंस इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। दूसरा इन्होंने क्या कहते हैं कि जो मनी की जो डिमांड है, अच्छा एक लास्ट जो था वो लिखेंगे वन साइडेड थ्योरी, ब्रैकेट में लिखेंगे
डिमांड साइड ओनली, एक पक्षीय सिद्धांत, ब्रैकेट में लिखेंगे मांग पक्ष, मांग पक्ष। तो इसके अंदर हमने बताया क्या, ये जो थ्योरी है वो क्या बोलते हैं, तीन मोटिव्स होते हैं, ट्रांजेक्टरी, प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव डिमांड को इन्होंने क्या बोलते हैं, जो मोटिव है उसको इग्नोर किया। जब स्पेक्युलेटिव डिमांड को इग्नोर किया तो डेफिनेटली समझ में आता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में ये कोई इंटरफेयर नहीं करते। नेक्स्ट आता है कि जो रियल फैक्टर्स हैं, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम, उससे भी क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल इफेक्ट होता है, उसके बारे में बात नहीं करते। ट्रेड साइकिल जो है उसके बारे को इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो थ्योरी है स्टैटिक है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, स्टोर ऑफ ए वैल्यू या कैश को अपने पास होल्ड करके, संग्रह करके रखने की बात करते। फिर हमने बताया ये जो थ्योरी है वन साइडेड थ्योरी है, यानी डिमांड साइड थ्योरी बन के आती है। अब लिखेंगे इसके अंदर कंपैरिजन बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड कैश बैलेंस अप्रोच, कंपैरिजन बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड कैश बैलेंस अप्रोच। सबसे पहले लिखेंगे सिमिलरिटीज, सबसे पहले लिखेंगे सिमिलरिटीज, लिखेंगे नगद बकाया व सौदा दृष्टिकोण में तुलना। इसमें सबसे पहले लिखेंगे सिमिलरिटीज, समानता। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे सेम कंक्लूजन्स, सेम कंक्लूजन्स, समान निष्कर्ष, समान निष्कर्ष। लिखेंगे बोथ थ्योरीज शो द सेम कंक्लूजन्स, both the theory show the same conclusions, like direct relationship between quantity of money and price level, quantity of money and price level। फिर लिखेंगे सेकंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, सेकंड लिखेंगे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, सॉरी, ये काट देंगे, लिखेंगे सेम इक्वेशंस, सेम इक्वेशंस, समान समीकरण। देखिए रॉबर्टसन के का जो समीकरण है वो अपन ने बताया m इज इक्वल टू के टी पी, तो अपन ने बताया p इज इक्वल टू एम अपॉन के टी। अगर इसके अंदर अपन करें वी एज्यूम k इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, तो क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू एम 1 अपॉन वी टी, तो ये आएगा p इज इक्वल टू एम वी अपॉन टी। ये बन के आएगा क्या, फिशर्स इक्वेशन। फिशर्स इक्वेशन। तो दोनों की समीकरण समान है, तो इन्होंने कैम्ब्रिज ने कोई झंडे नहीं गाड़ दिए हैं। क्या नहीं गाड़ दिए हैं, झंडे नहीं गाड़ दिए हैं। अब लिखेंगे इसके अंदर डिसिमिलरिटीज, असमानता। लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू फिशर money has been treated as a medium of exchange, money has been treated as a medium of exchange while cash balance equation have cash balance equation
इक्वेशन money is a function of store of a value. Money is a function of store of value. फिशर के अनुसार मुद्रा विनिमय का माध्यम है, जबकि जबकि कैम्ब्रिज के अनुसार मुद्रा मूल्य के संचय का माध्यम है। नेक्स्ट लिखेंगे, फिशर्स थ्योरी more emphasize on velocity of circulation, more emphasis on velocity of circulation of money, velocity of circulation of money, while cash balance theory lays greater emphasis on money which is kept as cash, money which is kept in cash. फिशर का सिद्धांत मुद्रा के वेग पर अधिक महत्व देता है, मुद्रा के वेग को अधिक महत्व देता है, जबकि कैम्ब्रिज का सिद्धांत मुद्रा को नगद रूप में रखने पर महत्व देता है, मुद्रा को नगद रूप में रखने पर महत्व देता है। नेक्स्ट लिखेंगे, फिशर्स कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन फ्लो, फिशर कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन फ्लो, while कैम्ब्रिज कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन स्टॉक। फिशर की अवधारणा प्रवाह की अवधारणा है, जबकि कैम्ब्रिज की अवधारणा स्टॉक की अवधारणा है। नेक्स्ट लिखेंगे, फिशर हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन journal price level of all goods and services, journal price level of all goods and services, while Cambridge equations consider prices only of those final consumer goods. फिशर सभी वस्तुओं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर का विचार करता है, सभी वस्तुओं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर का विचार करता है, जबकि कैम्ब्रिज केवल अंतिम या उपभोग वस्तुओं की कीमतों का विचार करता है। कैम्ब्रिज अंतिम या उपभोग वस्तुओं का विचार करता है। नेक्स्ट लिखेंगे, फिशर्स डिमांड फॉर मनी इज फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज।
फिशर्स डिमांड फॉर मनी इज फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज, while Cambridge equation while Cambridge equation demand for money is for cash balance. Demand for money is for cash balance. फिशर का सिद्धांत मुद्रा की मांग व्यापार या सौदों के लिए करता है, जबकि कैम्ब्रिज का सिद्धांत मुद्रा को नगद रखने के लिए करता है। नेक्स्ट लिखेंगे, फिशर्स इक्वेशन इज मैकेनिकल। फिशर्स इक्वेशन इज मैकेनिकल while कैम्ब्रिज इक्वेशन इज साइकोलॉजिकल। फिशर का समीकरण यांत्रिक है, फिशर का इक्वेशन यांत्रिक है, जबकि कैम्ब्रिज का इक्वेशन मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट लिखेंगे, फिशर इक्वेशन बेस्ड ऑन सप्लाई ऑफ मनी। फिशर इक्वेशन इज बेस्ड ऑन सप्लाई ऑफ मनी while Cambridge equation is based on demand for money. और लास्ट है फिशर्स थ्योरी ट्रेड ट्रांजेक्शंस रेफर्स टू। फिशर्स थ्योरी ट्रेड ट्रांजेक्शन रेफर्स टू transaction of all types of goods and services, transaction of all types of goods and services, while Cambridge equation refers only transaction of final or consumer goods and services, transaction on final or consumer goods and services. ये आपका कैम्ब्रिज इक्वेशन है। कई बार इसके अंदर सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी पे भी आ जाता है, उसके ऊपर अपन इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे केन्जियन थ्योरी ऑफ मनी या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बाय केन्जियन अप्रोच। कोई